हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? क्लास 12th का भी हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो भी हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं। उसका एक या दो वीडियो मैक्स टू मैक्स लास्ट में रहेगा। आई थिंक एक ही वीडियो आना चाहिए इसके बाद में। तो लास्ट के जो 2 या फिर 3 वीडियोस होते हैं थोड़े से लेंदी रहने वाले हैं, बिकॉज मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी रैप करके हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट करें। तो बात करें अगर प्रीवियस वीडियो की, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी किया था। उससे रिलेटेड जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्लक्स के वो पढ़े थे, डेफिनेशन, बेसिक फार्मूलाज वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, प्रॉपर्टीज़, कुछ भी बोल दो। एंड उसके ऊपर कुछ हमने न्यूमेरिकल्स करे थे ताकि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ, दिस इज एस, ओके, गॉस लॉ, ओके, 1 सेकेंड। लॉ, तो ये हमारा टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही आगे लेके जाएंगे तब हमको गॉस लॉ मिल जाता है। तो इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज सब पढ़ने से पहले हम लोग इसको डेराइव करते हैं बेसिकली कि कहाँ से आपको गॉस लॉ मिलेगा। फिर वो जो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आएगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारी डेफिनेशन देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गॉस लॉ की, तो कुछ चीज़ें होगी जो मैं अभी नहीं समझा रही हूँ। अभी मैं सिर्फ एक डेरिवेशन ले रही हूँ, फिर जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो चीज़ें किस लिए हुई। तो अभी आपने जो भी लास्ट वीडियो पढ़ा, आई थिंक आपने रिवीजन कर लिया होगा, तो आपको पता होगा कि हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करना होता है। तो अगर मैं एक क्लोज सरफेस लूँ, 3D क्लोज सरफेस, ओके, 3D क्लोज सरफेस या 3D क्लोज बॉडी, कुछ भी ले लो, बॉडी ले लो, सरफेस ले लो, ठीक है। तो लेट्स से कि हम लोग इस सरफेस या बॉडी की जगह हम लोग ले लेते हैं स्फीयर, ठीक है। तो वी हैव अ 3D क्लोज स्फीयर, बना देते हैं हम लोग। कुछ इस टाइप से हमारे पास स्फीयर है। इसके सेंटर पे हमने लिया है चार्ज Q। सेंटर पे हमारा चार्ज Q है, दिस इज रेडियस R, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस क्लोज, ये 3D सरफेस है, स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो एक 3D और क्लोज सरफेस है, इसके सेंटर पे हमने चार्ज दिया है। तो बेसिकली 3D क्लोज सरफेस की कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है। क्यू कंडीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब इसके लिए मुझे इसके थ्रू, इस सरफेस के थ्रू मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसके थ्रू, और हमने बोला है कि जब हम लोग 3D सरफेस की बात करते हैं ना, तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू द एरिया वेक्टर। तो हम लोग इसके सरफेस पे क्या ले लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं छोटे छोटे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक छोटा सा एरिया लिया, इसको एरिया वेक्टर को बोल दिया DE। अब हमें इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से क्या निकालना है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो कैसे निकलेगा, ये ऐसे, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डायरेक्शन ले ली है और इसका एरिया वेक्टर भी क्या होता है, इसी डायरेक्शन में होता है, इस टाइप से। किसके लिए, इस छोटे से एरिया DA या DS कुछ भी बोल दो, इसके लिए निकाला। कुछ और ले लो, यहाँ पे ले लो अगेन DS एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड DE, ये भी DE हो जाएगा क्योंकि हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसी होगी। आपके पास एक गोल सरफेस है, आपको ये एज्यूम करना, ये इमेजिन करना जरूरी है कि कैसे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है। जैसे हमारे पास एक सरफेस है, इस टाइप से आप ले लो, ठीक है। तो अब सेंटर पे यहाँ पे मेरे पास क्या है, चार्ज है। अब मुझे यहाँ पे सरफेस पे किसी छोटे एरिया एलिमेंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर उसकी वजह से फ्लक्स निकालना है। तो कैसे होगा, यहाँ से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, और आप इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और वो ही हमारे पास होगा यहाँ पे। तो उस टाइप से आप जब इमेजिन करोगे ना, तो आपको ये चीज पता पड़ेगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की फाई की, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। अब D फाई ले लो, ठीक है, इस टाइप से। ये टोटल फ्लक्स की मैं बात कर रही हूँ, और मैं फिर से नहीं बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करना है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, फाई इक्वल्स टोटल फ्लक्स में निकाली, इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब मैं टोटल की बात कर रही हूँ। अगर मैंने ये नहीं लिखा होता है ना, तो ये सिर्फ D फाई होता है, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या होता है, 1/4 पाई R स्क्वायर KQ अपॉन Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर KQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट खा ली ना, तभी सोची कि कुछ अलग क्यों लग रहा है।
ये होता है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप देखो कि हमारे यहाँ पे जो हमारा जो केस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? आप कहीं पे भी चले जाओ, टोटल रेडियस, ये जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि हम लोग सरफेस पे बात कर रहे हैं ना, इसके सरफेस पे, तो ये जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रहेगी? आर ही रहेगी। आप चाहे कहीं पे भी ले लो, हमेशा आर रहेगी। तो यहाँ पे और Q जो है वो टोटल चार्ज हमने सेंटर पे ले लिया, ये भी चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज इसी की वजह से हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग E को बाहर टिक देते हैं, फिर आ जाएगा हमारा एरिया वेक्टर DA। अब यहाँ पे देखो एक चीज और हमने भूल दी, इसको आप लिख सकते हो EDA cos थीटा, ठीक है, हो सकता है cos थीटा। और यहाँ पे हमारा थीटा 0 डिग्री होगा, बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहने वाले हैं, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया? EDA cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आगे हमने इस साइड से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E। अब इसका एरिया, मतलब ये तो छोटे छोटे एलिमेंट से, टोटल एरिया क्या हो जाएगा? इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। और स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, फाई इक्वल्स टू E की वैल्यू हमारे पास पता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा? Q अपॉन एप्सिलॉन। तो बेसिकली हमारे पास जो फाई नेट फ्लक्स आया ना, वो कितना आया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन हमारे पास आया जब हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स की बात करते हैं। और यही फॉर्मूला हमें क्या देता है? गॉस लॉ का स्टेटमेंट देता है। कैसे? तो इस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा गॉस लॉ क्या होता है? हमारा गॉस लॉ होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by the surface. This is the statement of Gauss law and this is very 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 important because इसके ही बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे नीट का ले लो, चाहे जी मेंस ले लो और एडवांस ले लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो देखो यहाँ तक हमें चीजें समझ में आनी चाहिए, बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ा है। इसी को हम लोग आगे लेके गए। इस डेफिनेशन को देखो, यहाँ पे हमने क्या एक चीज बोली थी कि हम लोग क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये फाई नेट या फिर ये क्लोज लिख सकते हैं। ये क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है ना, वही हमने कैलकुलेट करा है। तो यहाँ पे और Q क्या हो जाएगा? Q है उसके अंदर जितना भी चार्ज है, इनसाइड लिया था हमने, सेंटर पे चार्ज लिया था, ठीक, कहीं पे बाहर कोई भी चार्ज नहीं लिया था। तो इसी को जब हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो होता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज ये थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज की सरफेस तो फाई क्लोज हो जाएगा, इज 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब ये जो चार्ज होता है ना, वो एनक्लोज्ड होना चाहिए सरफेस में। तो यहाँ पे हम लोग जब इस डेफिनेशन की, इस स्टेटमेंट की बात करें ना, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आती, एक तो क्लोज्ड सरफेस और दूसरा चार्ज एनक्लोज्ड। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि हमारा जो चार्ज है ना, वो क्या होना चाहिए? इनसाइड चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। सरफेस जो भी हम लोग सरफेस ले रहे हैं, सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, सरफेस को भी कुछ बोलेंगे, वो चार्ज क्या होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए। सरफेस के आपका एरिया जो भी सरफेस आप ले रहे हो क्लोज, उसके अंदर के चार्ज की हम लोग बात करेंगे। उसका बाहर को जो चार्ज है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर पूरा का पूरा चार्ज से बाहर है तो आपका फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा। कैसे होगा? आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि हम लोग यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन करेंगे ना, गॉस लॉ ये वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए, मोस्ट प्रोबेबली 3D, ठीक है। तो यहाँ पे 3D क्लोज सरफेसेस की बात हो तब हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको गॉस लॉ का स्टेटमेंट मिल जाएगा, इजी है। अब इसके बाद में हम लोग गॉस लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कंडीशंस भी पढ़ेंगे कि क्या क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होगी। तो हमने डेफिनेशन वगैरह हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है ना, वो क्या आया? फाई क्लोज इक्वल्स टू Q इनसाइड, बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज लेंगे जो उस सरफेस के अंदर है, एप्सिलॉन नॉट।
पहली चीज कि जो सरफेस हम लोग बोले ना क्लोज्ड सरफेस, उस क्लोज सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वाई, देखो अगर हम लोग स्फेयर की बात करें, ठीक है, ये हमने ले लिया चार्ज Q और ये रेडियस R। अब मुझे इसके अंदर निकालना है कि इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, बाहर कितनी होगी, मतलब सरफेस ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हो। एक्चुअल में ऐसा कोई सरफेस आपको मिलता नहीं, आपको इमेजिन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि आपको अंदर स्टडी करना है बाहर स्टडी करना है। अगर अंदर स्टडी करना है तो जितना ये जो चार्ज है ना उस सरफेस के अंदर ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको इतना यहाँ पे कहीं स्टडी करना तो आप इतना ये ले लोगे सरफेस की, ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा, क्लोज्ड है, और जो चार्ज है हमारा अंदर की साइड है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चार्ज अपने बाहर ले लिया और ये गॉसियन सरफेस नहीं, फिर फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज क्या होगा, देखो हमने कोई एक सरफेस ले लिया, हमारा चार्ज कहीं इधर है, बाहर की साइड है, अब हमें ये क्लोज सरफेस है, कंडीशन एक कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन चार्ज इनसाइड नहीं होगी बाहर गई, तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस सरफेस के लिए भी स्टडी होगा। मैंने आपको बताया था कि जब 3D क्लोज सरफेस होता है ना, तो उसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स द, जहाँ पे आउटसाइड द सरफेस होगा, मतलब ये जो एरिया वेक्टर है कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पे इस सरफेस के लिए इधर होगा, इस सरफेस के लिए इधर होगा। तो आप किसी पॉइंट के लिए जब स्टडी करोगे तो एक पॉइंट मान लो गया, तो उसका ऑपोजिट सिमेट्रिक जो मिरर प्लेस होता है, मिरर पॉइंट होता है, वहां पे भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, और लेट्स से इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन तो हमेशा ऐसे ही थी। यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 180 का एंगल बन जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे cos 0 का बन जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा फ्लक्स, ये नेगेटिव फ्लक्स आएगा, ये पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग दो मिरर पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई चार्ज आउटसाइड होगा ना, तो वहां पे हमेशा ऐसी कंडीशन बन जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, फिर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बिकॉज हम लोग 3D क्लोज सरफेस पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग आगे कंडीशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिमेट्री भी होनी चाहिए। तो जब सिमेट्री होगी तो हमको मिरर पॉइंट मिल जाएगा, और मिरर पॉइंट मिल जाएगा तो यहाँ का फ्लक्स यहाँ के फ्लक्स को कैंसिल कर देगा, ओवरऑल टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये कंडीशन लेते हैं कि अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमारा फ्लक्स इस सरफेस के, जिस सरफेस को हम लोग इमेजिन करते हैं गॉसियन सरफेस को, इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि जब हम लोग ये गॉसियन सरफेस को स्टडी करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो सरफेस होगा, अगर हमने ये नहीं लिया, हम लोग किसी के लिए भी बात करते हैं, स्फीयर के लिए भी बात करते हैं, तो सेम चीज आएगी कि यहाँ पे हमारा जो स्फीयर का साइज है या फिर शेप है, दोनों की वजह से फ्लक्स चेंज नहीं होता है, दोनों की वजह से डू नॉट चेंज द फ्लक्स। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज independent of size and shape of the surface। ऐसा क्यों, अगर मैंने यहाँ पे देखो ये हमारे पास रिजल्ट आया फाई क्लोज इज इक्वल क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अगर मैं स्फीयर की रेडियस ले लेती 4r, तो यहाँ पे कहीं r आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। फॉर्मूले में जो लास्ट फॉर्मूला है, जो रिजल्ट दे रहा है, उसमें हमारे पास रेडियस कहीं आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब वो इसकी साइज पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वहाँ पे r का रोल है ही नहीं, तो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ जो चीज आ रही है ना, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, सिर्फ आ रहा है चार्ज, वो भी अंदर होना चाहिए वो चार्ज, बाकी इसके अलावा साइज क्या है, शेप क्या है, उससे कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फ्लक्स को, जब हम लोग क्लोज सरफेस को स्टडी करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये आती है कि साइज और शेप से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ ली कि क्लोज सरफेस होना चाहिए। तीसरी चीज हमने पढ़ ली कि जब हमारा जो चार्ट है, मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट है ये वाला पॉइंट, सेकंड हो जाएगा कि सरफेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। थर्ड, आउटसाइड चार्ज है, अगर जो हम लोग सरफेस ले रहे हैं गॉसियन सरफेस, उसके बाहर है चार्ज, तो वहां पे आउटसाइड चार्ज के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब जो चार्ज है हमारा सरफेस के अंदर होना चाहिए, एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, जो हमारी स्टेटमेंट में भी बोल रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना कि जब हमारा चार्ज, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ सरफेस है, क्लोज सरफेस है, चार्ज इधर है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो फ्लक्स तो है वो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स आउटसाइड चार्जेस के लिए फ्लक्स कुड बी जीरो, फ्लक्स इज जीरो, कुड बी क्या, फर्स्ट फ्लक्स तो जीरो ही होगा, फ्लक्स इज जीरो फॉर आउटसाइड चार्ज बट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेशन में जो बाहर का चार्ज है ना ये भी कंट्रीब्यूट करता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि चार्ज बाहर है अंदर है तो उसके हिसाब से वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाता है। लेकिन फ्लक्स जब हम लोग गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस के लिए स्टडी करेंगे और इस क्लोज सरफेस के बाहर की साइड हमारा चार्ज है तो हमारा फ्लक्स तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज है इसकी। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी आते हैं जिनको आप कंडीशंस में बोल सकते हो, ठीक है। कि ये तो हमने बात कर ली प्रॉपर्टीज, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ आएगी कंडीशंस की, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। सबसे पहली चीज है कि जो गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसके अबाउट, चार्ज ले लो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये हमारा स्फीयर है, हमने ये इतना यहाँ पे क्या लिया है, हमारा गॉसियन सरफेस लिया है, तो हम लोग है ना जनरली लेके चलते हैं कि चार्ज सेंटर पे तो सिमेट्रिक है या फिर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है। लेकिन अगर इसकी जगह चार्ज यहाँ पे होता तो ये सिमेट्री नहीं होती। आप इधर के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेंटर में होता तो हाफ सिमेट्री ले लेते, क्योंकि इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उधर भी सेम रहेगा। लेकिन अगर आपने चार्ज ले लिया तो इस टाइप से आप सिमेट्री उसको नहीं दे सकते हो। तो ये हमारी कंडीशन है कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज लो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, हमें सिमेट्री होनी चाहिए, तभी तो हम लोग वो चीज कंसीडर कर सकते हैं ना कि हमारा आउटसाइड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे सिमेट्री का होना जरूरी है, जो भी सरफेसेस होगी वो चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट और इक्वल ले लो फॉर ऑल द पॉइंट्स। मतलब जैसे अभी हमने हमारा जो केस लिया था कि स्फेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो ये कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स। जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो ना सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप इसको सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं सॉरी सिमेट्रिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि हम लोग एरिया पे ज्यादा फोकस कर सके, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि एंगल बिटवीन E and A should be जीरो। जिस डायरेक्शन में E आ रहा है ना उसी डायरेक्शन में E आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मान लो थीटा इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री, तो वहीं पे हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट इज आल्सो कंडीशन कि E और A should be in the same line या फिर सेम डायरेक्शन। उसका मतलब है कि उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस should not pass through the charge या point charge। कि हम लोग जो गॉसियन सरफेस को, मैंने आपको बताया था जो गॉसियन सरफेस होता है ना दैट इज इमेजिनरी। ये हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से अपने पर्पस के लिए यहाँ पे इमेजिन करते हुए इधर ले सकते हैं, ठीक है। ये स्फेयर है, आपको अंदर की साइड स्टडी करना है, यहाँ पे चार्ज है तो आपने ये वाला गॉसियन सरफेस ले लिया। लेकिन जो गॉसियन सरफेस है ना कभी भी इस चार्ज से होते हैं, मतलब आप ये वाला ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते कि इस चार्ज से इस पॉइंट चार्ज को पास करते हुए निकले। तो ये कंडीशन है कि गॉसियन सरफेस should not pass through the charge या फिर पॉइंट चार्ज, जो भी हमने चार्ज लिया है उसके थ्रू पास नहीं होना चाहिए, उसको एनक्लोज करना चाहिए। बेसिकली वही कंडीशन से घूम फिर के आ रही है। हमने बोला है कि जो चार्ज है ना उस गॉसियन सरफेस के अंदर की साइड होना चाहिए, ठीक है, अंदर की साइड होना चाहिए, तो बाकी सारी चीजें वो कंसीडर नहीं होगी। उसी में एक चीज है कि गॉसियन सरफेस पॉइंट को पास करते हुए नहीं निकल सकता। कंडीशन है कि चार्ज उसके अंदर होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस है। तो अभी तक हमने गॉस लॉ का
अभी तक हमने गॉस लॉ की जो बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक जो हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ी, कुछ कंडीशंस पढ़ी। देखो घूम फिर के जो दो मेन कंडीशन आती है ना वो यही आती है कि हमारा सरफेस क्लोज होना चाहिए, चार्ज हमारा उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। ये दो मेन कंडीशन है, इन्हीं से मिलते जुलते सारे के सारे फॉर्मूलाज अलग अलग ये प्रॉपर्टी से ही दे दी। तो ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी इजीली, आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है कंडीशंस क्या होनी चाहिए। और वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स में नहीं गिवन है, वहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में गिवन है, तो ऐसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिख पाया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साइज और शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम लोग फॉर्मूला से देख सकते हैं, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो टोटल फ्लक्स है वो। तो क्यू इज कांस्टेंट, इनसाइड जो भी चार्ज है वो होना चाहिए। उसके अलावा साइज क्या है, बिकॉज कहीं पे भी रेडियस वगैरह एरिया कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसकी साइज और शेप से हमें कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। दैट इज फाई एनक्लोज्ड या फाई क्लोज सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दैट क्यू मस्ट बी इनसाइड द सरफेस। ये हमारे पास मेन जो कंक्लूजन है वो ये है। अब इसके आगे हम लोग कुछ डेरिवेशंस पढ़ते हैं, जिससे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। टॉपिक है जो हमको पहले करना चाहिए था लेकिन पहले दिमाग से निकल गया, तो आज पढ़ वही रहे, फ्लक्स गॉस लॉ रिलेटेड, ये तो हम लोग यहाँ पे करा देते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ले लो एज अ डेरिवेशन ले लो अलग से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है बिकॉज मैं सारे के सारे इसके एप्लीकेशंस भी कराने वाली हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कोन या फिर डिस्क ले लो। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे हमारा चार्ज है, हमें इस कोन के थ्रू निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है और डिस्क फॉर्मेट में लेना है। तो ऐसे ले लो, देखो ये हमारे डिस्क है, तो इससे निकलने वाला हमें क्या निकालना है, यहाँ पे चार्ज है, फ्लक्स निकालना है। दोनों सेम ही केस है, हॉरिजॉन्टली लेंगे तो कौन से नहीं हो जाएगा और वर्टिकली लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्क के थ्रू निकल जाएगा। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन देखो। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये आती है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फ्लक्स को, किससे, डायरेक्ट गॉस लॉ से, तो नहीं पॉसिबल है ऐसे सिंपली। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज हम लोग चार्ज हमारे यहाँ पे वर्टेक्स पे, ठीक है। अब हमें कहीं पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो हमको यहाँ पे सरफेस ऐसे लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा गॉसियन सरफेस किससे निकलते हुए जाएगा, इसके चार्ज से होते हुए जाएगा, जो हमारी कंडीशन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक पूरा का पूरा स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं ऐसे। और हमने ले लिया कि बिकॉज हमारी जो कंडीशन है कि चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गॉस लॉ से मुश्किल है, बिकॉज हम लोग चार्ज को हमारा जो वर्टेक्स पे है तो हम उसको एनक्लोज फॉर्म में कैसे लाएं। तो हमने क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा स्फेरिकल शेप दे दिया और अब हमने मान लिया कि चार्ज हमारा क्या है, सेंटर पे। अब हम लोग उसके थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उसके न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग इसको इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं जो हमारा पहले वाला तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो क्या है ये, इस टाइप से चार्ज की हो गया। यहाँ पे हम लोग सेंटर पे ले लेते हैं कुछ डिस्टेंस पे, ये एक्स डिस्टेंस ले लो, ये इसका रेडियस आर ले लो। अब इस डिस्क के थ्रू जो फ्लक्स होगा ना वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि हमने एलिमेंट्स वाली स्टडी हमेशा से करी है, तो हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट। जब हम लोग डिस्क के केस में एलिमेंट लेते हैं तो रिंग फॉर्म में होता है, छोटी छोटी रिंग होगी, वो सब मिलके क्या हो जाएगी, हमारे पास एक डिस्क बनाती है। सारी चीज़ें देखो हमने क्लास 11 में भी पढ़ी है और अभी स्टार्टिंग के जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे पिछले वीडियोज़ में उनमें भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एक छोटी सी एलिमेंट, यानी एक रिंग फॉर्म का एलिमेंट होगा इस टाइप से, ठीक है। इसकी डिस्टेंस ले लो r, इसकी थिकनेस ले लो क्या, dr। अब ये डिस्क ले ली छोटी सी, रेडियस हमने हमारे हिसाब से ले ली स्मॉल r रेडियस की। देख आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब आप रिंग लेते हो ना तो आप छोटे छोटे से एलिमेंट्स ऐसे लेते हो, सीधे सीधे जो लाइन एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जब आप डिस्क की बात करोगे तो आपको रिंग की फॉर्म में एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। ये चीज़ आप पहले न्यूमेरिकल्स में हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो नया नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो डिस्क है तो हमने रिंग फॉर्मेट में ले लिया। अब हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात, सॉरी एरिया वेक्टर की बात करूँ तो वो इसके ऐसे इस टाइप से होगा ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये ऐसे ले रहा। तो इनके बीच में बेसिकली यहाँ पे कुछ एंगल आएगा जिसको आप लिख दो अल्फा, या फिर छोड़ो अल्फा थीटा ही ले लो, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या आएगा, थीटा। दिस इज एरिया वेक्टर ए।
ये चीज़ अभी तक, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये x है ये r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये होता है। आप देखो ये क्या हमारे पास हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पे ई और ए सेम लाइन में नहीं है, पैरेलल नहीं है, इनके बीच में एक एंगल आ रहा है थीटा, ठीक है। अब आप इसको देखो, ई क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होती है, चार्ट से इसके बीच की डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, इसका स्क्वायर, यानी सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। फिर आएगा डी ए, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसके लिए, इसके लिए, ये जो सरफेस है ना इसका एरिया, यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेंगे, आप इस रिंग को ओपन कर दो ऐसे, ठीक है, अभी ऐसे इसको घुमाओगे तो ये ऐसी हो जाएगी। ये हमारे पास क्या था, ये थिकनेस डी आर थी, रेडियस कितनी थी, आर थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर और ये हो जाएगा डी आर। अब इसका एरिया निकालो तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। फिर आया कॉस थीटा। कॉस थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ये एंगल इतना है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये है स्मॉल आर, ये है एक्स, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड दिस इज आर एंगल थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दिस इज आर रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट नहीं, अभी हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन की बात करें तो हमारी सबसे छोटी रिंग हो सकती है सेंटर पे, यानी 0 रेडियस की, और मैक्सिमम कौन सी हो सकती है, ये वाली ही। तो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो ये वाली हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी। देखो बाकी सारी चीज़ें हम लोग हटा लेते हैं, अब इसको कैलकुलेट करो। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स है वो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले लेते हैं। क्यू कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन और कांस्टेंट है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, एंड ये कांस्टेंट है 2 पाई, तो 2 पाई भी बाहर ले लेते हैं, 2 पाई इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो फिर बीच में पीछे हमारे पास क्या चीज़ें बचती है, अब ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन का यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पीछे बचा आर डी आर और एक्स, और ये अपॉन वापस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमारे पास बची, इनको कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर लोगे, लेकिन करा लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ना एक्स पे कांस्टेंट होगा, क्यों, देखो ये ऐसे रिंग है, ये एक्स है। अब आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ये हमारा एक्स ही रहने वाला है, बिकॉज ये सेंटर पे हमने लिया है, तो इसमें कोई चीज़ नहीं होगा। तो एक्स पे कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 पाई क्यू एक्स हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बीच में बचेगा आर डी आर, और ये पावर 1, ये पावर 1/2, यानी टोटल पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to r, ये हमारे पास बचेगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। ये देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, लिख देते हैं यहीं पे, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए जो मैथ्स की नॉर्मल इंटीग्रेशन वाले टर्म्स है, आपको पता होगा, हम लोग ले लेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर कंसीडर कर दो, और यहाँ पे एक्स तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2r dr इक्वल्स टू 2t dt। लिखो यहाँ पे, तो फाई इक्वल्स टू 0 to r, r डी आर की जगह ये कैंसिल हो जाएगा, t dt बचेगा, और पीछे इसको हमने टी स्क्वायर लिया था, तो ये हो जाएगा टी क्यू, ठीक है। फिर पीछे हमारे पास बचेगा फाई इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 की पावर 0 to the r और डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस की पावर 1/t, ये हो जाएगा 0 to पावर r, ठीक है। और आगे कैलकुलेट करो, हो जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा टी की वैल्यू फिर से पुट कर लो, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये 0 से r, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
आर वैल्यू पुट कर लो, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ज़ीरो रखना है तो ये हो जाएगा 1/r। और आगे कैलकुलेट करो, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट है फाई का। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लेंथी, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा रिजल्ट यही है। सॉरी, यहाँ पे कहीं गड़बड़ कर दिया हमने। हमें r की जगह 0 लिखना है तो 1/x आएगा, ये 1/x इस टाइप से, ठीक है। तो 1/x माइनस ये हो जाएगा, आप x कॉमन भी ले सकते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट, x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस x अपॉन √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आपको पता है ये चीज़ हमने अभी भी यहाँ पे निकाली थी कि cos थीटा जो था ना वो भी कितना था, x अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी रिजल्ट हो सकता है। तो इस टाइप से ये देखो, गॉस लॉ का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपके उसमें एनसीईआरटी की बुक में है, तो मुझे कराना ज़रूरी था, बिकॉज मैं उसी को फॉलो करती हूँ, उसी के टॉपिक वाइज फॉलो करती हूँ कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो उसके अंदर था और आज मुझे याद आ गया तो फिर मैं ये करवा लिया, ठीक है। तो इस टाइप से है, जब कॉन या डिस्क का पूछे, दोनों का रिजल्ट सेम ही है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, थीटा की फॉर्म में भी आ सकता है। अब आप देखो एग्जाम में अब इतना दिमाग आपको लगाना है कि ये सब चीज़ें में वहाँ कैलकुलेट करने नहीं बैठ सकते। तो वहाँ पे जो प्रॉपर जो बेसिक जो आपके रहते हैं ना डेरिवेशन, उनके रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। वो याद कब होगा, जब आप इस टाइप में कुछ न्यूमेरिकल करोगे। सिर्फ देखने से याद नहीं होगा, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ द टॉपिक चले गए थे। अब फिर से हम लोग आते हैं गॉस लॉ के ऊपर। और गॉस लॉ के अभी तक देखो हमने गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लिया है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कंडीशंस पढ़ ली। अब हम लोग उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि हमने जो स्टेटमेंट या जो कंडीशंस पढ़ी है ना, उनको अप्लाई कैसे करना है और कैसे अप्लाई करती है, ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमारे पास बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के, इंपॉर्टेंट ही है लेकिन छोटे छोटे से, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे जो गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट है ना वो कैसे वर्क करती है। देखो हमने ले लिया कोई भी एक 3D क्लोज सरफेस, मैंने दो कंडीशन बताई थी, क्लोज सरफेस होना चाहिए और चार्ज अंदर होना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल भी नहीं, एक एक लाइन के शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले ले लिया हमने एक क्यूब ले लिया। अब हमने बोल दिया कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक डायपोल है। क्यूब ले लिया, डायपोल है, साइड दे दिया आपको। अब पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। अब इस क्यूब के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप देखो कि क्लोज सरफेस है, हाँ क्लोज सरफेस है, चार्ज इसके अंदर है, डायपोल बोला, डायपोल मतलब 1 + Q - Q, इस टाइप से डायपोल होता है ये, ठीक है। आपने अभी तक डायपोल पढ़ा नहीं है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डायपोल। डायपोल का मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज और बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इससे एक डायपोल बनता है। तो हमारे पास एक डायपोल है, हमने बोल दिया, और अब इसके फ्लक्स निकालना। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें कंडीशंस चेक करनी है, क्या ये क्लोज सरफेस है, क्या चार्ज अंदर है। अगर दोनों कंडीशन होती है फिर आप ये लगा सकते हो गॉस का फॉर्मूला, हाँ कि ठीक है ये क्लोज सरफेस है, चार्ज भी इसके अंदर है, बाहर हमने कोई भी चार्ज को डिफाइन नहीं करा, तो लग सकता है फाई इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। Q इनसाइड मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज है। तो आप देखो इसके अंदर कितना चार्ज है, +Q है -Q है, तो ये क्या हो जाएगा Q - Q अपॉन एप्सिलॉन, इसका मतलब 0। तो मतलब यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा 0, बिकॉज ये जो Q इनसाइड है ना, इसके अंदर कितना चार्ज है, मतलब अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो जब आप इनका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लो कि फिर से बना देते हैं। अगेन हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। अब अंदर हमने ले लिए 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर ले लिए। अब कैपेसिटर ले लिया, अब पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। तो आपको पता है कि कैपेसिटर 2 कैपेसिटर लिए, तो इसका मतलब ऐसे ये होता है प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये अगेन प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये 1 कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर, ये +Q चार्ज -Q चार्ज, +Q चार्ज -Q चार्ज। इस टाइप से 2 हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अंदर रख दिए। तो अब बताओ, तो यहाँ पे अगेन क्लोज सरफेस है और चार्ज है, जो भी चीज़ हमने दी वो इनसाइड है, तो हाँ हमारा फॉर्मूला काम करेगा। Q टोटल या इनसाइड कुछ भी लिख दो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q टोटल कितना है देखो, +Q - Q 0, +Q - Q 0, तो मतलब टोटल चार्ज 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज होगी वो अलग होगी। अब एक
क्यूब के फॉर्म में क्वेश्चन होता है, काफ़ी बार पिछले एग्जाम्स में पूछते थे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक क्यूब है, अब हमने बोल दिया इस क्यूब के सेंटर में हमारे पास चार्ज क्यू है। अब बताओ फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। तो सिंपल सा हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू ही दिया है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि ये चार्ज यहाँ पे नहीं होके किसी एक कोने पे, यहाँ पे चार्ज है। अब निकालो फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। तो अब देखो, हाँ क्लोज सरफेस है, लेकिन क्या चार्ज एनक्लोज्ड है? नहीं, किसी एक पॉइंट पे है, लेकिन बाहर है, बाहर तो नहीं है, बाहर होता तो जीरो हो जाता, बाहर नहीं है, तो इसका मतलब हमको इसको एक क्लोज सरफेस में लाना पड़ेगा। तो आप देखो कि इसमें क्या होगा, एक क्यूब इधर आ जाएगा, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, 4 क्यूब तो ऐसे हो जाएंगे। देखो ये एक हमारे पास क्यूब है, इसके सेंटर पे, तो अब क्या होगा कि इसको पूरा सेंटर, सॉरी क्यूब एक कॉर्नर पे है, यहाँ पे हमारे क्यूब के कॉर्नर पे हमको चार्ज गिवन है। तो हम लोग सिंपल सा देखें, कुछ चेंज करे बिना यहाँ पे हम लोग गॉस का लॉ नहीं लगा सकते, बिकॉज हमारा चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, हमको इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। एनक्लोज करने के लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते, इमेजिन करते। तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना होगा ताकि ये जो चार्ज है हमारा उसके सरफेस के अंदर हो जाए। वो कब पॉसिबल है, एक कॉर्नर पे है ना, तो हम लोग जैसे ये है, इस एक कॉर्नर पे है तो यहाँ पे 4 बना देंगे, मतलब ये है, ये 4 बन जाएंगे और 4 ही इसके ऊपर क्यूब आ जाएंगे, तब जाके ये सेंटर पे आएगा। ऐसे चार्ज है तो नीचे सेंटर पे आ जाएगा, और ऐसा का ऐसा हम लोग ऊपर भी बना देंगे ये चार्ज, ठीक है। यहाँ पे हमको चार्ज गिवन है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गिवन है। तो अब हमको इसको एनक्लोज करने के लिए क्या करेंगे, 3 क्यूब और लगा देंगे, तो एक पूरी की पूरी क्या शीट बन जाएगी। लेकिन ये अभी ऊपर से ओपन है, हमने सिर्फ इसको साइड से कवर किया, ऊपर से ओपन है, तो हमको ऊपर भी ऐसे कैसे 4 क्यूब रखने पड़ेंगे, तब जाके ये एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। मतलब हमारे ये एक चार्ज कितने क्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, 8 क्यूब में, 1 2 3 4 और 4 ही ऊपर 8, तो इसलिए हमारा फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है कि हमने हमारा चार्ज ले लिया यहाँ पे सेंटर पे, मतलब इसके इस फेसेस होते हैं, यहाँ पे क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, किसी एक फेस के सेंटर पे। तो अब बोलो फ्लक्स कितना होगा। तो देखो ये कितने में, पहली बात तो ये एनक्लोज्ड है, एक सरफेस के अंदर है, हाँ सरफेस के अंदर, लेकिन क्या ये चार्ज एनक्लोज्ड है? नहीं, चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, शीट के एक फेस के सेंटर पे है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कवर करने के लिए यहाँ पे एक क्यूब और रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्यूब के बीच में ऐसे आ जाएगा। तो मतलब ये एक चार्ज कितने क्यूब को शेयर कर रहा है, 2 को। तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब देखो एक क्वेश्चन ले लिया कि हमारा चार्ज यहीं पे है क्यूब के कॉर्नर पे, और हमें फ्लक्स निकालना है किसी एक फेस से कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखो पहले तो हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं कि हमने चार्ज लिया है सेंटर पे और अब हमें फ्लक्स के थ्रू निकालना है। तो सबसे पहले चार्ज एनक्लोज्ड है, यहाँ एनक्लोज्ड है, इसके अंदर है, तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, कितने में डिवाइड होगा। लेकिन हमें पूछा है कि चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब बट फाइंड द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस के थ्रू। टोटल फेसेस कितने, 6। तो ये जो चार्ज क्यू है ना, सारे के सारे फेसेस को कॉन्ट्रीब्यूट करा, लेकिन हमें सिर्फ एक फेस के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन और 6 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्वेश्चन लिया है सेम क्वेश्चन, लेकिन अब हमने चार्ज को पुट कर लिया है कॉर्नर पे, यहाँ पे। अब पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस वन ऑफ द फेस। अब क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहली बात तो ये चार्ज 8 क्यूब को डिवाइड करेगा हमने, तो ये तो आएगा ही। अब फेसेस की बात करते हैं, तो हिसाब से अब क्या आना चाहिए, इंटू 1/6 कि 1/6 फेस होते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो आप देखो जब हम लोग इसको पूरा 8 क्यूब से कवर कर देंगे ना, तो कुछ फेसेस ढक जाएंगे। ये वाला जो फेस है ना, हम लोग यहाँ पे फेस ये वाला लेते हैं, बिकॉज इससे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, हमें इस फेस से फ्लक्स निकालना है और चार्ज हमारा कॉर्नर पे। तो सबसे पहले तो 8 से हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी। अब देखो जब हम लोग इसको 8 क्यूब से कवर कर लेंगे ना, तो कुछ फेस हमारे कवर हो जाएंगे। जैसे ये वाला जो फेस है ना, ये वाला, इसके ऊपर एक और आ जाएगा, तो यहाँ से फ्लक्स नहीं निकल सकता, बिकॉज मैंने बोला है कि जब 3D सरफेस होता है ना, तो वहाँ पे जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटसाइड आना चाहिए, उस शेप के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर निकालूंगी तो ऐसे ऊपर
परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन ऊपर ऑलरेडी एक क्यूब है वो उसके अंदर जा रहा है, तो वहाँ से फ्लक्स नहीं निकल सकता, और नीचे तो ऑलरेडी क्यूब है तो यहाँ से नहीं निकल सकता, तो ये वाला फेस कवर हो जाएगा, यहाँ से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा, ये वाला भी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ये वाला, बिकॉज इसके पास में भी एक होगा और ये वाला, ये जो पीछे वाला ना इसके पीछे भी एक होगा, तो ये भी कवर होगा। तो ओपन फेसेस कितना बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये सामने वाला, ये जो बड़ा वाला है ना ये बचेगा, सिर्फ 3 फेस बचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 1/3, ये नहीं हो जाएगा Q/, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है। अब ये जो मतलब जो मैंने बताया ना, जितने भी टाइप्स बताए यही पूछने वाले पूछते हैं, इसमें कुछ नया आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक क्वेश्चन हम लोग ये कर सकते हैं कि हमने हमारे चार्ज को यहाँ रख दिया, अब बताओ कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पे चार्ज को एनक्लोज तो नहीं है, ठीक है, ओपन है, तो हमको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो कितने क्यूब्स की ज़रूरत है, एक क्यूब तो इधर लगेगा, ठीक है, और 2 ही क्यूब इसके ऊपर लिखे गए, कवर हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे एक क्यूब आप इसके पास में लगा दोगे और 2 ऊपर लगा दोगे, तो ये हमारा चार्ज पूरा कवर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/4ε0, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है। अब देखो इसके अलावा कुछ और टाइप का बनता है क्या, नहीं, ठीक है। यही कुछ बेसिक से टाइप के क्यूब वाले क्वेश्चन है जो पूछ रखे। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया है। और ये एक और है कि अगर हम लोग किसी भी लाइन के सेंटर पे ले तो हमारा फ्लक्स कितना होगा। एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, वी हैव अ हेमिस्फेयर, और यहाँ पे हमने हमारा चार्ज रख दिया Q। अब हमें निकालना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेयर। अगेन हमको देखना है एनक्लोज्ड क्लोज सरफेस है, हाँ भाई क्लोज सरफेस, लेकिन हमारा चार्ज एनक्लोज नहीं है, ये ऐसे सरफेस पे ऐसे लिखा हो। तो इसको एनक्लोज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा स्फेयर मान लेते हैं, पूरा मानेंगे। तो इस पूरे के लिए फाई क्या होगा, Q/ε0, लेकिन हमें हेमिस्फेयर के लिए निकालना है तो फाई कितना हो जाएगा Q/2ε0, बिकॉज ये Q 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा Q/2ε0। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सिलेंडर है और इसका जो कर्वी सरफेस है ना, ये वाला जो कर्वी सरफेस है, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स हमने बोल दिया फाई डैश है। तो आपको इसमें निकालना है फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द सर्कुलर पार्ट, मतलब कर्वी सरफेस से निकला हुआ है। अब इस पीछे 2 सरफेस बचते हैं, ये दोनों डिस्क के दोनों सर्कुलर सर्कल्स, तो हमें किसी एक सर्कल से निकालने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो, और चार्ज हमने ले लिया, इनसाइड चार्ज है Q। तो अब हमें पता है कि अगर मैं इस पूरे के पूरे सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स निकालूँ फाई, तो ये कितना हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। अब ये जो फाई है ना 3 सरफेस के लिए, इसके लिए, मतलब φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इसको बोल देते हैं φ1, ये φ2 और ये कर्वी वाला सरफेस φ3, यहाँ से इतना निकलेगा इक्वल्स टू Q/ε0। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों की रेडियस सेम है ना, तो ये इसका तो कुछ मतलब चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो हम लोग φ1 और φ2 को क्या लिख सकते हैं, 2φ लिख दे, 2φ1 लिख दो, ठीक है, प्लस φ3 की वैल्यू हमें गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि फाई डैश है Q/ε0। तो आप देखो क्या हो जाएगा, φ1 जो हो जाएगा ना वो जाएगा Q/ε0 माइनस फाई डैश डिवाइड बाय 1/2, ये हो जाएगा हमारे किसी एक सर्कुलर पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स। तो आप यहाँ पे भी गॉस लॉ लगा के अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग आगे और न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े से। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक स्फीयर है, दिस द स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे हमने किसी एक कॉर्ड पे क्या रख दी, एक रॉड रख दी, रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, ठीक है, लीनियर चार्ज से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इसकी एक डिग्री, और ये कितनी, ये इसकी जो डिस्टेंस है ना वो सेंटर, दिस इज द सेंटर, सेंटर से y डिस्टेंस पे, ठीक है। अब निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस r हो जाएगी, और दिस इज l, और टोटल जो लेंथ है ना दैट इज कैपिटल L, मतलब कैपिटल L इक्वल्स टू स्मॉल l। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें निकालना है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो देखो, सबसे पहली बात क्या हमारे पास क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है,
चार्ज भी अंदर है, लेकिन कितना चार्ज है हमें नहीं पता, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज नहीं गिवन है। तो फॉर्मूला तो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस हमारे पास Q नहीं है तो हमें Q फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कितना होता है, Q अपॉन टोटल लेंथ L, यहाँ पे Q अपॉन टोटल लेंथ L, तो लैम्बडा इजकल टू Q अपॉन 2L कर दो आप, और Q हो जाएगा लैम्बडा इंटू 2 स्मॉल l हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर मैं स्मॉल l की वैल्यू निकालूँ ना तो स्मॉल l हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला ट्राइंगल ले लो, पाइथागोरस लगा दो, तो आपके पास स्मॉल l की वैल्यू निकल जाएगी, तो q की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्बडा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। आप पुट कर दो तो फाई इक्वल्स टू 2 लैम्बडा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिजल्ट, यस दिस इज द रिजल्ट। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अभी तक जो हमने 2-3 न्यूमेरिकल करे ना, बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल करे थे, जो डायरेक्टली फॉर्मूला पर्पस से हमको सॉल्व करने थे, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस था, कैसे चेंज करना है, कैसे चार्ज को इनक्लोज फॉर्म में लाना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर थी। अब हम लोग बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है कि गॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हम लोग इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उसके 3 से 4 मेजर जो एप्लीकेशंस है, उनमें सबसे पहली एप्लीकेशन है कि हमें एप्लीकेशन का मतलब है कि गॉस लॉ को यूज़ करके हम लोग क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, ठीक है, कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, और ये हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये गॉस लॉ के फॉर्मूले से निकलनी चाहिए। तो क्या है हमारे पास, एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, ठीक है। तो लेट्स से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आप नेगेटिव लेके भी कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है इस टाइप से, ठीक है। अब हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसकी कोई डिस्टेंस ले लो कि इस डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, कहीं पे भी ले लो, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, तो आप कैसे गॉस लॉ को यूज़ करके कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि हमें गॉस लॉ के अंदर इस चार्ज को, ये चार्ज हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, इस वायर पे है। वायर ले लो चाहे रॉड ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। वायर या रॉड जो भी है, चार्ज हमारा इधर है, तो हमें ऐसा सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा कि ये चार्ज इसके पूरा का पूरा अंदर आ जाए। तो जब भी हम लोग लीनियर वायर या रॉड की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे हमारा जो सरफेस बनता है वो बनता है कौन सा, वो बनता है हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस। तो हम लोग कुछ इस टाइप से एक सिलेंड्रिकल सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ना वो एनक्लोज हो जाए, और क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, हो जाएगा इस टाइप से। पूरा का पूरा चार्ज मेरे अंदर इस सरफेस के अंदर आ गया, तो हमारा सरफेस हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये भी है कि हमें सरफेस ऐसा लेना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे सेम रहे, तो रहेगा। देखो ये कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस है, और बीच में हमारा है और सिलेंड्रिकल है। अब यहाँ से आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो जो जो इसकी रेडियस है वो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहने वाला है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R कॉन्स्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है। तो ऐसे है, इसके चारों तरफ हमने क्या बनाया है, सरफेस बनाया इसके चारों तरफ। तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वहाँ पे R सेम रहने वाली, R सेम रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया। अब देखो सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें, हमारे पास 3 सरफेस होते हैं, 2 तो ये सर्कुलर सरफेस और एक ये कर्वी सरफेस, इसके चारों तरफ जो कर्वी सरफेस होता है ना वो। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक सरफेस की, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ले ली इस टाइप से, ये ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, 0, फ्लक्स 0, इसके लिए भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ हमारा गॉस लॉ, फाई टोटल इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब भी हम लोग लीनियर चार्ज की बात करेंगे ना लॉन्ग वायर पे, तो वहाँ हमको चार्ज नहीं गिवन है क्वेश्चन में गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्बडा, और टोटल इसकी जो लेंथ है ना दैट इज L, ठीक है। इसकी लेंथ ले लो चाहे इसकी लेंथ ले लो, ये कितनी आ रही है, कैपिटल L आ रही है। तो हमें लैम्बडा गिवन है,
ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। और यहाँ पे जो फाई टोटल होगा वो सिर्फ और सिर्फ कर्वी सरफेस के लिए होगा, बिकॉज बाकी दोनों सरफेसेस के लिए 0 आ रहा है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये है हमारा। लेकिन इन जनरल हम लोग फाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ई डॉट डी ए। ये तो गॉस फॉर्मूला से है ना, ये हम लोग आगे यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल जो हमारा पैटर्न रहता है उसी से चलेंगे। तो फाई थ्रू द कर्वी सरफेस हो जाएगा, ठीक है। इट इज ई कांस्टेंट है, ई को बाहर ले लो और ये हो जाएगा डी। ई की फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये कांस्टेंट है, बाहर है फाई कर्वी। अब ये देखो, ये जो फाई कर्वी है ना, ये हमारा टोटल फ्लक्स ही है, लेकिन दोनों साइड से 0 हो रहा है, तो इसलिए तो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ से ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई। ई तो हमें फाइंड करना है, और ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr_l। आप इसको है ना स्मॉल आर ही लेके चलो, बिकॉज आपको फॉर्मूलाज में सब जगह स्मॉल आर गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इंटू 2πr_l हो जाएगा। अब देखो, क्यू की जगह भी लैम्बडा एल है यहाँ से, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई 2πr_l। यहाँ से आप ई की वैल्यू फाइंड करो, कितना आ रहा है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो रहा है लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, यही हमारा रिजल्ट। हाँ, तो इस टाइप से आप गॉस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लो, चाहे रॉड ले लो, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा हो, तो उसके लिए हम लोग कैसे गॉसियन सरफेस निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पूछे ई और आर में कर्व, तो सिंपल सा 1/r है ना, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, 1/r है, तो इस टाइप से आ जाएगा कर्व, ठीक है। चलो, मैंने ये नोटिस किया है कि मैं बहुत बार ठीक है बोलती हूँ। अगर किसी को ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि बार बार ठीक है बोलना, तो मुझे बताना, मेरी आदत पड़ चुकी है, ठीक है। फिर से बोला मैंने। चलो, अब हम लोग ने ये वाला डेरिवेशन पढ़ा, तो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा एंड अच्छा सा न्यूमेरिकल। हमारे पास है कि एक हमारे पास वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये इसकी वेलोसिटी v, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्बडा। तो अब हमें निकालना फाइंड द टाइम पीरियड t ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसका टाइम पीरियड कितना है रिवॉल्विंग का, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकलेगा, इसके अंदर पुराने सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जो भी हमने पढ़ा, और जो पहले की क्लासेस में हम लोग क्लास 11 तक जो पढ़ चुके हैं वो भी। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन 2 फोर्सेस होगा। एक फोर्स होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, फील्ड की वजह से होगा। एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ से लगेगा, या फिर सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर से बाहर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ई, आप एफ ई लिख दो, एफ सी लिख दो, एफ ई इक्वल्स टू एफ सी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई, ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी रेडियस, ये जो रेडियस है ना, ये हम लोग ले लेते हैं स्मॉल आर, हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने अभी एक रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सिलेंड्रिकल सरफेस का एक पार्ट ले सकते हो ना इसको भी, ठीक है। तो इस टाइप से इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट करा है, दैट इज लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर हम लोग इसको 2k लैम्बडा आर अपॉन भी लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जो आपको सही लगे वैसे लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ईजी, हम लोग के कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते तो ऐसे लिखते हैं, तो हो जाएगा ई इंटू 2k लैम्बडा अपॉन आर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, हो जाएगा। हाँ, अब देखो क्या होगा, कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 2e लैम्बडा अपॉन एम, और v की वैल्यू जाएगी अंडर रूट ऑफ 2e लैम्बडा अपॉन एम, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन आर, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट 2e लैम्बडा अपॉन एम, अंडर रूट है अंदर है तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा ये फॉर्मूला। और हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π/ω, इसीलिए हमने ओमेगा निकाला है,
क्योंकि हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω, हमें ओमेगा चाहिए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो आप सिंपल से आप इसको कर सकते हो, T=2π√mr² ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2e⁴ बस। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। और इन क्वेश्चन को देख के लगता है यार यहाँ पे कहाँ पे गॉस लॉ यूज़ हो रहा है, लेकिन हुआ ना गॉस लॉ, तो इसीलिए ये रिजल्ट हमें डायरेक्टली याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है ना, तो आप फिर कैलकुलेट करने लग जाओगे कि हाँ पहले ये निकालो, फिर उसके बाद में मेन जो क्वेश्चन में पूछा वो निकालो, और वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर एग्जाम में आप ऐसे करने बैठोगे ना, फिर तो हो गया पेपर आपका टाइम पे। तो इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट, देखो मैं मेनली जो डेरिवेशन कराती हूँ वो वही कराती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है और जिनके डायरेक्ट रिजल्ट याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया इसके ऊपर। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। मैं बार बार नीचे देख रही हूँ टैबलेट में, ये टैबलेट के अंदर देख रही हूँ, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं देख के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आज कवर करने हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स याद नहीं रहते। कि याद का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप की इसके बाद में हमें ये करना है, इसके बाद में ये, इसलिए मैं टैबलेट देख रही हूँ ताकि मेरी जो सिक्वेंस रहे ना वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन कि इस टाइप से हमारे पास दो चार्ज, इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर्स या रॉड्स कुछ भी ले लो, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं। अब हमें पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द वायर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, इसकी भी डेंसिटी लैम्बडा, दोनों सेम डेंसिटी के हैं, बस ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। इनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, अभी जो लेटेस्ट पेपर में चेक करूंगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के पर्पज से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें लगाना है, हमने स्टार्टिंग में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पढ़े थे, तो हमने पढ़ी थी फील्ड लाइंस कैसे निकलती, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स था, नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स था। ठीक है, तो अगर मैं पॉजिटिव के लिए बात करूँ तो यहाँ से लाइंस निकलती है ऐसे, ऐसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी, ये हो गया पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए बात करूँ, इसके अंदर जाती है ऐसे ऐसे, ये ऐसे हो गया। ठीक है, बस हमने दो ही चार्ज है, हमने ये फील्ड बनाया, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। अब आपको बीच में पूछा है ना, तो बीच में देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को E1 बोल दो आप पॉजिटिव की वजह से, और ये बोल दो E2। यहाँ पे देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से जो लाइन है बीच में सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा E1 + E2। और क्योंकि दोनों का, और E1 जो E2 हमें पता है कि E1 = E2 = λ/2πε0r या फिर 2k λ/r। यही है क्वेश्चन में हमें गिवन है, और दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये मैंने इन जनरल बात करी, जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है E1 नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हम लोग एक चार्ज वायर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वो सेम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं जो भी हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ना बीच में, वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी। अगर ये टोटल डिस्टेंस R है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ते थे, देखो हम लोग इंडिविजुअल पढ़ते थे ना, ये हमारा है, हम लोग ये गॉसियन सरफेस क्रिएट करते थे और ये वाली डिस्टेंस लेते थे। यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट है इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस R है, और हमें ये बीच वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, R/2। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ना, ये कितनी हो जाएगी, R/2 होगी, R/2। ये समझ लेना, देखो गॉसियन सरफेस होगा यहाँ तक, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, R है, टोटल डिस्टेंस R है, लेकिन हम लोग को बीच में निकालना है, तो हम लोग हाफ डिस्टेंस लेंगे R/2। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो जाएगा 2k λ/R/2 प्लस 2k λ/R/2, दोनों सेम है। देख लो 4k λ/R, ये हो जाएगा 8k λ/R। ये क्वेश्चन में आपको तय करना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बीच की डिस्टेंस 2r है, तो हमारे पास वहाँ पे R/2 की जगह R ही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है बीच की डिस्टेंस R है, तो R/2 डिस्टेंस होगी। वो आप देख लेना ऐसे कि हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेते हैं ना, ये यहाँ पे गलत कर दिया, ये पूरा ऐसे था। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस R थी, हमको सेंटर में निकालना R/2 होगा।
अब इसके आगे हम लोग हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। हमने एक एप्लीकेशन पढ़ ली है लीनियर चार्ज वाली वायर के लिए, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। ठीक है, तो देखो अब हम लोग सिलेंडर, प्रॉपर सिलेंडर जो हमारा सरफेस है वो ही क्या है, सिलेंडर है। तो यहाँ पे 4 केसेस होते हैं। सिलेंडर होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और फिर होलो और सॉलिड में इंडिविजुअल 2 केसेस होते हैं। तो केसेस क्या होते हैं, देखो होलो हो सकता है और सॉलिड हो सकता है, और इन दोनों में ही 2 केस होते हैं। क्या, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, अगेन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो टोटल 4 केसेस हो गए। अब आप देखो, जब भी हम लोग होलो सिलेंडर की बात करेंगे ना, तो इसका मतलब सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो क्या है, 0, अंदर कुछ भी नहीं, जो भी चार्ज है वो क्या है, इसके सरफेस पे होता है। और जब हम लोग सॉलिड की भी बात करेंगे तो उसमें जो कंडक्टिंग वाला केस होता है ना, उसमें भी सेम चीज़ होता है कि सारा का सारा जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे रहता है। तो बेसिकली ये तीनों केस सेम हो जाएंगे। होलो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, हमें पता है कि होलो के सेंटर पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, जो भी होता है वो सरफेस पे ही होता है। और सॉलिड के केस में जो कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग है तो मतलब चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा। तो ये तीनों केस सेम हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग वाला केस अलग हो जाएगा। तो पहला हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते किसकी वजह से, जो तीनों केस ले लो, या तो होलो, कंडक्टिंग, सॉलिड, कंडक्टिंग एंड होलो, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तीनों की तीनों केस सेम है। क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सिलेंडर है। अब यहाँ पे हमको 3 केस पढ़ने हैं, 3 भी नहीं 2 केस पढ़ने हैं। जो दूसरा केस है वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो उसको हमने पढ़ेंगे। 2 केस पढ़ने हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द सिलेंडर और आउटसाइड द सरफेस। सरफेस पे सेम रहने वाला है, सरफेस पे कोई चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। इनसाइड द सिलेंडर कितना होगा और आउटसाइड द सिलेंडर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं इनसाइड। इनसाइड का मतलब है कि हमने अंदर, इस टाइप से अंदर कोई एक ले लिया, ये इसकी एक्सिस लाइन हो गई। अंदर हमने एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लिया, इसकी रेडियस ले ली r, टोटल जो कैपिटल सरफेस है। बाद बारिश हो रही है बहुत तेज। आप लोगों में से बताना कौन कौन बेंगलोर से है। मैं बेंगलोर में रहती हूँ, वाइट फील्ड में, और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये स्मॉल r रेडियस है क्योंकि हम लोग इनसाइड पढ़ रहे हैं। इनसाइड हमें कैलकुलेट करना है व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r। व्हेन r इज लेस देन स्मॉल कैपिटल R, तब हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि इस सिलेंडर के अंदर की साइड में हमें कितना फील्ड मिलता है, और जो भी चार्ज है वो कहाँ है, इसके सरफेस पे। तो जब हम लोग सरफेस पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, यानी Q अपॉन एरिया, जो भी इसका एरिया होगा हम लोग बाद में लिखेंगे उसको। तो इस टाइप से है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इनसाइड की बात करें तो अगेन जो भी हमने गॉसियन सरफेस लिया ना, 3 सरफेस होंगे, 1 2 3। इन दोनों के लिए इसको फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो। फर्स्ट और सेकंड के लिए जो फ्लक्स होगा ना वो 0 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा होगा, ए ई ऐसे होगा, तो इसके लिए भी 0 हो जाएगा। बचा पीछे सिर्फ और सिर्फ कर्वी सरफेस, इसकी लेंथ ले लो L। ठीक है, कर्वी सरफेस है L, तो इसका मतलब जो फाई टोटल है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फाई कर्वी सरफेस की वजह से, इतना ही होगा। तो हमें पता है कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कर दो। अब यहाँ पे देखो जो भी फाई है सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्वी सरफेस की वजह से, तो कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, बिकॉज ई भी इधर ही है, ए भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0, तो ये हो जाएगा ई कांस्टेंट रहेगा। अगेन मैंने आपको बताया था गॉसियन जो लॉ पढ़ते हैं, गॉस लॉ पढ़ते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सब पॉइंट पे सेम होना चाहिए, तो वो कांस्टेंट हो जाता है, उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। और ये तो हमें फाइंड भी करना है ना, तो उसको बाहर लेना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, फाई कर्वी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई। अब सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है,
2 पाई आर एल, हमें इसका एरिया लेना, बिकॉज हम लोग अंदर की साइड पढ़ रहे हैं ना, तो इसका सरफेस एरिया लेंगे हम लोग, इसके बारे में बात करें तो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो हम लोग स्मॉल आर ही लेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जब होलो की बात करें या फिर कंडक्टिंग की बात करें तो सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे होता है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। अंदर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर तो चार्ज कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। जो चार्ज ज़ीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। मतलब इनसाइड द सिलेंडर फॉर द केसेस होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं आउटसाइड वाला केस लेते हैं। अब हम लोग आउटसाइड का मतलब है जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ी हो। तो अब हम लोग हमारा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब हमारा क्या होगा, देखो ये हमारे पास सिलेंडर है, हम लोग को कहीं बाहर पॉइंट पे यानी यहाँ निकालना है, हमें कहीं बाहर पॉइंट पे निकालना है। तो अब हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा ना वो ऐसा होगा। हम लोग आउटसाइड द सिलेंडर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा गॉसियन सरफेस बढ़ जाएगा। इसको हमने ले लिया स्मॉल आर और ये हो गया कैपिटल आर। हमारा गॉसियन सरफेस बड़ा हो गया स्मॉल आर रेडियस का, और इस बार ये स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ी है, बिकॉज हम लोग स्टडी कर रहे हैं आउटसाइड द सिलेंडर। हमारा कोई पॉइंट है, ये सिलेंडर है, इसकी बाहर की साइड कोई पॉइंट है, चार्ज बाहर नहीं है। देखो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब चार्ज बाहर हो तो फ्लक्स जीरो होता है। चार्ज तो उधर का उधर ही है, हम लोग पॉइंट बाहर ले रहे हैं स्टडी करने के लिए। दूसरी चीज मैंने बोला था कि फ्लक्स कैन बी जीरो ड्यू टू द आउटसाइड चार्ज या आउटसाइड पॉइंट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं और चार्ज हमारा उधर का उधर ही, चार्ज को हमने चेंज नहीं किया, हमने पॉइंट चेंज किया। पहले अंदर था अब बाहर था तो गॉसियन सरफेस भी उसके हिसाब से बड़ा हो जाएगा, उसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर से बड़ी, हमने लिखा है। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी ऊपर वाले इस सरफेस की वजह से, और अब ये सरफेस ना ये वाले सरफेस है, ये वाला जो हमने कैलकुलेट बड़ा वाला सरफेस लिया ना ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से फ्लक्स जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ कर्वी सरफेस, कौन सा कर्वी, ये वाला बाहर वाला जो हमने गॉसियन सरफेस लिया ना इसकी वजह से होगा। तो फाई कर्वी। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी और एरियल वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे होगी, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए। ई डी ए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल, बिकॉज हम लोग इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर आएगा। दिस इज फाई, और हमें पता है कि फाई को क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल होता है। नाउ सी, यहाँ पे चार्ज हमें नहीं गिवन है, हमें गिवन है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो अब देखो इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगी ना दैट इज, ये मैंने लिख रखा है क्या पहले से, हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज क्यू अपॉन एरिया, चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, सिग्मा इज कांस्टेंट, ए इज 2 पाई आर एल। यहाँ पे कैपिटल आर एल लेंगे बिकॉज जो चार्ज है ना वो इसी सरफेस पे है, यहाँ पे है, चार्ज कहीं बाहर नहीं है, चार्ज इस सरफेस पे ही है। तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर नहीं लिख सकते बिकॉज इसके सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज हमारा उधर का उधर है। मैक्स टू मैक्स उसमें कैपिटल आर ही आ सकता है, कम में नहीं जा सकता, ज़्यादा में नहीं जा सकता, ये इसके सरफेस पे ये, तो ये फिक्स्ड रहने वाला है 2 पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल एप्सिलॉन नॉट ई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ई आ जाएगा हमारा सिग्मा आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा किसके लिए, आउटसाइड के लिए, और वो हमने पढ़ लिया था इनसाइड के लिए। तो अंदर की साइड क्या है, जीरो, बाहर की साइड क्या है, बाहर की साइड क्या है, हाँ ये वाला फॉर्मूला। अब देखो अगर आप कुछ लोग बोलेंगे यार सरफेस पे, तो सरफेस पे हमको सिंपली क्या करना है, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर लिखना, बिकॉज हम लोग सरफेस पे स्टडी करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आर, ये भी कैपिटल आर, एप्सिलॉन, आर से आर कैंसिल, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये होता है हमारा सरफेस पे, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो देखो यहाँ तक हमने ले लिया कि आर इज लेस देन आर, और ये आर इज ग्रेटर देन आर, और ये आर इक्वल्स टू आर। 3 केसेस है। इनसाइड पॉइंट पे हमारे पास ये ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डिस्टेंस। इनसाइड पे तो हमारा क्या है, जीरो है, आउटसाइड पे मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा ऐसे,
यहाँ पे मैक्सिमम है कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में कम हो रहा है 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है ना। ये तो सारी की सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है, 1 अपॉन स्मॉल आर, तो आर के साथ ये कम हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ज़्यादा स्पीड में चल रहे हो तो बताना मुझे, बिकॉज थोड़ा सा पीछे रह गए हम लोग, तो इसलिए थोड़ा स्पीड लेके चलना पड़ रहा है। अब हमारे पास 3 केसेस हो गए, तीनों सेम ही केस थे। अब हमारे पास केस आता है जब हमारे पास है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसमें क्या होगा देखो, अब इसमें चार्ज पूरा का पूरा अंदर की साइड है, नॉन कंडक्टिंग है, इसमें सिर्फ सरफेस पे नहीं है, अंदर भी है इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा केस है। यहाँ पे अगेन 2 केस आएंगे, पहले हम लोग बात करेंगे इनसाइड, आर इज लेस देन कैपिटल आर। अंदर ले लो छोटा सा एक, ये इसकी लाइन ले लो, ये हमने ले लिया, इसकी रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल आर, और ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। सेम केस है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यहाँ पे वो भी कांस्टेंट। अब देखो एक चीज़ है कि वहाँ पे से सरफेस पे चार्ज था ना, तो हमने लिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज ओवरऑल है, पूरे वॉल्यूम के अंदर है, सिर्फ सरफेस पे नहीं है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं हो गया, हो जाएगा वॉल्यूम जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी रो इक्वल्स टू चार्ज ले लो क्यू, और वॉल्यूम जो भी हम लोग वॉल्यूम लेंगे अलग अलग केस में अलग होगा, इसलिए नहीं लिखती, ठीक है। इतना ही लिखो एक बार। तो हम लोग छोटे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाई सिर्फ और सिर्फ कर्वी ही होगा, बिकॉज इन दोनों सरफेस के लिए वो जीरो, सॉरी इन दोनों सरफेस के लिए जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस कर्वी सरफेस के लिए बचेगा ई और ए, तो ये हो जाएगा ई बाहर डी ए, ठीक है। ई सरफेस एरिया इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल, यही होगा। उतना ही होगा, सरफेस एरिया सेम रहने वाला है 2 पाई आर एल। स्मॉल आर लेंगे बिकॉज हम लोग इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात करें, इस गॉसियन सरफेस की बात करें तो स्मॉल आर होगा, ओके। फाई कर्वी कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू ले लो। अब देखो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब सी, अब बात आती है किसकी, हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, तो हम लोग किसका वॉल्यूम लेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम लेंगे किसका, इसी का वॉल्यूम लेंगे, पूरा का वॉल्यूम नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल है, ठीक है। इसके अंदर भी चार्ज है, तो हम लोग सिर्फ इसको स्टडी करें, इस गॉसियन सरफेस को स्टडी कर रहे हैं, तो इसी का लेंगे। पहले वाले केस में तो जीरो ही हो गया था, बिकॉज अंदर कुछ चार्ज था ही नहीं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लो, रो कैंसिल कर लो जो जो हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा ई इक्वल्स टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या मेरा आंसर सही है, हाँ मेरा आंसर सही है, ये हो जाएगा हमारा इनसाइड। पहले वाले केसेस में इनसाइड फील्ड ज़ीरो था, यहाँ पे इनसाइड फील्ड ज़ीरो नहीं है, बल्कि ये फील्ड डिपेंड कर रहा है स्मॉल आर पे, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यही वेरिएबल है। अब हम लोग आ जाते हैं आउटसाइड वाला केस में, ये वाली चीज़ हम लोग हटा देते हैं। सरफेस हो जाएगा ऐसे बड़ा, ये हमारी एक्सिस लाइन, ये डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग, क्या स्मॉल आर, ये कैपिटल आर हो जाएगा। गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, ये वाला फाई अगेन कर्वी ही होगा, कितना हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी है, कॉस जीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एरिया किसका होगा, इस सरफेस का एरिया होगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। फाई कर्वी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई
टू पाई आर एल। क्यू की वैल्यू क्या है, रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई टू पाई आर एल। अब देखो वॉल्यूम क्या होगा। अब हमें जो वॉल्यूम है ना, हम लोग इसका वॉल्यूम नहीं ले सकते बिकॉज इधर तो कोई चार्ज ही नहीं है, जो चार्ज है सिर्फ इसके अंदर की साइड है। यहाँ पे थोड़ी कुछ चार्ज है, ये खाली है। ये हमने गॉसियन सरफेस बड़ा लिया है बिकॉज हम लोग आउटसाइड पॉइंट को स्टडी करिए। ये वाली चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं, खाली है। जो चार्ज है वो यहाँ तक कांस्टेंट है, बस इसके बाहर चार्ज नहीं है। तो जो वॉल्यूम है ना वो सिर्फ मैक्स टू मैक्स इसका ही आ सकता है बिकॉज इसके बाहर तो वॉल्यूम है ही नहीं, इसके बाहर तो चार्ज है ही नहीं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल हो जाएगा बिकॉज ये जो है ना ये स्मॉल आर है, लेकिन ये वाली क्या है, कैपिटल आर। और मैक्स टू मैक्स चार्ज यहीं तक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो हो जाएगा रो कैपिटल आर स्क्वायर एल। ये चीज़ यहाँ पे समझने की है। अगर आपने स्मॉल आर ले लिया फिर तो सेम वैल्यू आ जाएगी, फिर तो कुछ फर्क ही नहीं है, इनसाइड आउटसाइड सेम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गॉसियन सरफेस बड़ा है लेकिन ये जो बड़ी वाली जो साइड है ना एक्स्ट्रा, इधर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज हमारा इधर तक ही है। तो ये मैक्सिमम कैपिटल आर ही हो सकता है। आप करो कैलकुलेट। सही लिखा है मैंने, रो आर स्क्वायर टू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे एक इसकी प्रोपोर्शनल है 1/r के। अगर आपको अगेन क्या निकालना है, सरफेस पे निकालना है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम कर दो, आर स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा सरफेस पे अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, यहाँ पे आर ई, ठीक है, 3 पॉइंट है। ये है आर इज इक्वल टू और ये आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसाइड है वो आर के प्रोपोर्शनल है ऐसे, और आउटसाइड जाके ऐसे हो जाता है। यहाँ पे ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ग्राफ भी बन जाएगा। इजी सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है बिकॉज क्लास 12th में आए हो, चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो चीज़ें डिफ़िकल्ट लग सकती है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे या फिर इसी डेरिवेशन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं कोई पहली बार नहीं करवा रही हूँ, मैं सालों से फिजिक्स पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसे ऐसे होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग समझना ईजी हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ चुका, और रीज़न ये है कि बहुत बार पढ़ा है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार कर लो, आपके लिए भी वो चीज़ ईजी हो जाएगी। एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं जब हम लोग एक ले शीट के लिए, ठीक है। शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हमारे पास एक शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट, इस टाइप से शीट है। थोड़ा सा वो अलग था, ऐसे बनाना है आपको। देखो इस टाइप के आपके पास एक शीट है, चार्ज शीट है, और हमने ये हमारा एक गॉसियन सरफेस ले लिया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो इस शीट को क्रॉस करते हुए निकल रहा है। इस एरिया से जितना ये क्रॉस कर रहा है ना उतना, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज होगा ना वो हमें लेना है। तो अब देखो सबसे पहले बात करें फॉर्मूला। इस गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंड्रिकल है, 3 सरफेस है, 1 2 और ये कर्वी सरफेस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ई ऐसे, ए भी ऐसे, और बीच का एंगल 0, तो ये वैलिड है। सेम इसके अंदर ई ऐसे आएगा, ई ऐसे आएगा, ए ऐसे आएगा, ये भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कर्वी सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और ए की डायरेक्शन ऐसे। ई और ए के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है ना, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। अभी तक हमने जो भी केसेस पढ़े ना उसमें क्या था कि कर्वी सरफेस के थ्रू होता था, बाकी दोनों सरफेस पे 0 होता था। यहाँ पे दोनों सर्कुलर सरफेस से पास होगा फ्लक्स, लेकिन कर्वी सरफेस से नहीं होगा बिकॉज एंगल क्या है 90 डिग्री। हमने हॉरिजॉन्टल ये गॉसियन सरफेस लिया है सिलेंड्रिकल वाला, इसलिए। तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, फाई टोटल इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पार्ट से फाई 1 प्लस फाई 2, या फिर 2 फाई बोल दो बिकॉज हम लोग दोनों का जो रेडियस है ना सेम ही ले रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। e कांस्टेंट है, ए को आप ए को इंटीग्रेट करके सिर्फ ए लिख दो, मतलब फाई टोटल कितना आ रहा है 2e है। और फाई टोटल कितना होता है हमारा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2ea। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा ए
अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA। ए से ए कैंसिल और हमारे पास ई आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट शीट के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, आप ट्राई करना। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं खुद भी थक गई हूँ, सही बताऊँ तो बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है गॉस के एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन और रही है, वो है स्फेरिकल शेल के लिए जब हम लोग इनसाइड आउटसाइड सरफेस पे निकालेंगे, तो वो वाला केस रहा है। उसके बाद हम लोग डाइपोल वाला स्टडी करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, होपफुली कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारा चैप्टर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आज तक के लिए यहीं रखते हैं। जितना भी मैंने पढ़ाया थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया है, तो प्लीज़ अच्छे से रिविज़न करना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और होपफुली हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू।